हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को समझने से पहले हमको हाइपरटेंशन के बारे में समझना पड़ेगा, और हाइपरटेंशन को समझने से पहले हमको ब्लड प्रेशर के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के दैनिक चर्या में हर लोगों के घर में एक ना एक पेशेंट डायबिटीज के एंड इसके हमारे क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन के जरूर पाए जाते हैं। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा, इसमें जितनी भी ड्रग्स होंगी आप नॉर्मल वे में भी उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मतलब आता है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्योंकि जब हमारा ब्लड प्रेशर राइज होता है तभी हमको हाइपरटेंशन होता है। तो सबसे पहले हमारा मतलब क्या है हाइपरटेंशन को समझना और ब्लड प्रेशर को समझना। ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी आर्टरीज है, ठीक है, ये आपकी आर्टरीज है, इसमें जो आपका हो रहा है ब्लड फ्लो हो रहा है इधर से। अब यहाँ पर ये हमारी पाई जा रही है आर्टरीज वॉल। अब इन आर्टरीज वॉल पे लगने वाले प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो कुछ इस प्रकार से लगेंगे, व्हेन द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज द प्रेशर एग्जर्ट ऑन द आर्टरीज वॉल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। देखिए यहाँ से मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको यहीं से समझा दिया कि आर्टरीज के वॉल पे लगने वाले प्रेशर को ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड, उस प्रेशर को आप क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन। और अगर नॉर्मल बीपी की बात करें तो हमारा 120/80 mmHg होता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। 120 आपका होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका होता है 80। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि आपका पूरा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब डायलेट करता है उसको डायस्टोलिक, लेकिन ये चीज़ गलत है। तो इसको हमको समझने के लिए सबसे पहले हार्ट के डायग्राम पे आना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका हार्ट का डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल्स है। तो जब ये वेंट्रिकल्स, ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड को फ्लो करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ये वाला भेजेगा लंग्स को और ये वाला भेजेगा ऑल्टा के माध्यम से डिफरेंट ऑर्गन को। तो जब ये वेंट्रिकल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब इस कंडीशन को बोलते हैं आप क्या, सिस्टोल, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और अगर जब आपका ये मतलब सिस्टोलिक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आर्टरी में आपका डायलेट हो जाएगा। तो सिस्टोलिक की कंडीशन में आपका जो वेंट्रिकल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जब आपके एट्रियम होंगे वो डायलेट होंगे। और वहीं अगर डायस्टोलिक की बात करें तो जो आपका वेंट्रिकल होगा वो आपका डायलेट होगा और जो आपका एट्रियम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके वजह से आपका जो यहाँ से ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में आता है। तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। यही इसका मेन पर्पज होता है। ये नहीं कि पूरा हार्ट का पंपिंग करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो सिस्टोल कह दिया, को मतलब डायलेट कर जाए तो डायस्टोल कर जाए, ये नहीं होता। इसमें डिफरेंट कंडीशन, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्मल, ये हो गई हमारी ब्लड प्रेशर की बात, उसके नॉर्मल कंडीशन की, उसके कहाँ से जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है। अब बात आती है हाइपरटेंशन की। इसी को मेन करके हमको थोड़ा सा पढ़ना भी है, याद भी करना है, या समझ लीजिए यूँ कह लीजिए कि आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। जब ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्टरीज पे लगने वाले प्रेशर, जब ब्लड हमारा आर्टरीज में फ्लो होता है तो उससे हमारा कुछ प्रेशर निकलता है, और वो प्रेशर जब आपके आर्टरीज के वाल पे लगता है तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और वही प्रेशर जब यहाँ से ब्लड आपका फ्लो होगा और ये जो लगने वाला प्रेशर जब हाई हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। मतलब व्हेन द प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लो, मतलब जो इस ब्लड फ्लो का जो प्रेशर होता है वो हमारा बढ़ जाता है किस पे, आर्टरीज के वाल पे, दैट्स कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, प्रेशर इंक्रीज ऑन दी आर्टरीज वॉल, मतलब आर्टरीज के वाल के ऊपर इसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गई हमारी हाइपरटेंशन की कंडीशन। अब हम कुछ बात कर ले कंडीशंस के बारे में। जैसे कि आपने पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि बीपी इन mmHg को आप मतलब मेजर करते हैं, उसके डायग्नोसिस के बारे में। अगर सिस्टोलिक आपका 120 से और डायस्टोलिक आपका 80 है तो आप नॉर्मल बीपी पे हैं। अगर सिस्टोलिक आपका 120 से 139 से और डायस्टोलिक आपका 80 से 89 है, ठीक है, तो आपको प्री हाइपरटेंशन है। प्री हाइपरटेंशन में आप क्या होता है कि आप अपने डाइट को चेंज कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा लीजिए और विटामिन सी की मात्रा आप अपने भोजन में बढ़ा लीजिए, तो आप इससे निजात पा सकते हैं हाइपरटेंशन जो प्री हाइपरटेंशन होता है। लेकिन जैसे ही आपने प्री हाइपरटेंशन की लिमिट क्रॉस कर दी तो उसके बाद आपको डेली मेडिकेशन लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। मतलब जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर 140 से 129 गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका 90 से 99 गया, तो इसको बोलते हैं स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। और ये ऐसी स्टेज होती है जहां पर कि आपको
क्या कहते हैं खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हार्ट अटैक वगैरह का। तो ये होते हैं आपका स्टेज फर्स्ट, और इसको आप डाइटरी माध्यम से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्ट चाहे डायूरेटिक्स, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर ये सब आपको लेनी पड़ेगी। और आपका अगर बीपी 160 से ऊपर चला गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अगर 100 से, तो कन्फर्म है कि आपको वहाँ पे हार्ट अटैक आना ही आना है, या आपका जो कार्डियक आउटपुट जो रोल होता है, जो कार्डियक आउटपुट होगा वो इतना हाई हो जाएगा कि आपका हार्ट उसकी क्षमता को मतलब संभाल नहीं पाएगा, और आपका जो हार्ट हो जाएगा वो फेल हो जाएगा और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ द हाइपरटेंशन, क्योंकि हमको ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार के हाइपरटेंशन को आप डाइट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और किस प्रकार के माध्यम से मतलब किस टाइप के हाइपरटेंशन को आप सीधा सीधा ड्रग्स के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी को आप एसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाते हैं, और यही जो हाइपरटेंशन होता है मेजर क्लासेस में यही देखा जाता है, मतलब नियर अबाउट इसी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। लेकिन ये आपके लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं करता है, ये एक समय के बाद खुद ब खुद मतलब होम्योस्टेसिस में आ जाएगा, मतलब आपकी जो बॉडी होगी वो क्या कर देगी, आपके बीपी को नॉर्मल कर देगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझना चाहें कि प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करने पर क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। अब ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आर्टरीज पे हमारे प्रेशर जो लगेगा वो भी बढ़ेगा। अब जब वो प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमको हाइपरटेंशन, जैसे कि हमने जाना, ये हो गया हमारा क्या एसेंशियल हाइपरटेंशन। जब हम रनिंग करते हैं हमारे आर्टरीज वाल में क्या होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण से हमारा जो ब्लड फ्लो हो जाता है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है, और जिसकी वजह से आर्टरीज पे के वाल जो होती है वहाँ पे जो प्रेशर बनता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और हमको हाइपरटेंशन हो जाता है। लेकिन ये हाइपरटेंशन कुछ समय के बाद खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। अगर हम इसके पीछे रीजन के बारे में जानना चाहें तो ये हो सकता है जैसे रनिंग हो गया, फियर मतलब जैसे डर, क्या मतलब कि आपने भूत देख लिया तो एक बैग आपका बीपी की जगह पसीना पसीना हो जाएगा, आपके पूरे शरीर में पसीना पसीना, माथे में पसीना हो जाएगा। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन होती है, हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है कि आपने कुछ ऐसा चीज़ देख लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपके सामने शेर आ गया तो आप डर गए, आपका क्या हो जाएगा, बीपी तुरंत फ्लक्चुएट कर जाएगा, तुरंत एलिवेट कर जाएगा और आपका बीपी तुरंत हाई हो जाएगा। आप जब किसी से लड़ाई कर रहे होंगे, जैसे आप डंडा लाठी कुछ भी या झगड़ा कर रहे होंगे या मुंह से कुछ भी कर रहे होंगे, ठीक है, गाली गलौज कर रहे होंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपका जो हाइपरटेंशन मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका बढ़ जाता है। उसके बाद डाइटरी इनटेक ऑफ द मोर सोडियम एंड द लेस पोटेशियम, अगर आप खाने में नमक ज़्यादा ले रहे हैं और पोटेशियम की मात्रा कम ले रहे हैं तब भी आपको हाइपरटेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको इस टाइप से समझना चाहें, जैसे आप मतलब आप नॉर्मल वेज में देखते हैं कि जब किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब किसी की बीपी फ्लक्चुएट कर जाती है, एलिवेट हो जाती है, तो उसको डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई आप अपने नमक कम कर लीजिए, अपने खाने में नमक कम कर लीजिए और पोटेशियम की मात्रा आप ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आप ज़्यादा ले लीजिए लेकिन सोडियम की मात्रा आप कम कर लीजिए। तो वो इसी बोलता है, वो डाइटरी इनटेक होता है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आप अपना कंट्रोल में लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है आपकी आर्टरी जो होती है उसको डायलेट करने के लिए काम आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, अगर उसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी तो वो हमारा वैसोडायलेशन की जगह वहाँ पे क्या जगह वैसो कॉन्ट्रिक्शन होने लगेगा। अब जब देखिए अगर इस आर्टरीज का मतलब ये आर्टरीज आपकी इतनी है, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड आपका जा रहा है इजीली, लेकिन वहीं अगर आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी तो ये हमारी इतनी पतली हो जाएगी। अब जब इतनी पतली हो जाएगी तो यहाँ से इसको ब्लड को मतलब बाहर जाने में मतलब फ्लो करने में प्रेशर जरूर ज़्यादा बनेगा। अब जब यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो ये आर्टरीज वाल्व पे भी हमारा प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब जब आर्टरीज वाल्व पे प्रेशर लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पर अगर आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है आपका वैसोडायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब ये आपको मतलब आपकी कोई गलती होते हुए भी नहीं आपको ये मिल सकता है, आपको पूर्वजों के रूप में। जैसे आपको घर मिलता है, द्वार मिलता है, खेत मिलता है, पार मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है, वो जेनेटिक, उसके लिए सब खुश होते हैं। लेकिन जब कोई बीमारी मिल जाती है तो उसके लिए दुख होते हैं। भाई दुख तो होना बनता ही है, ठीक है, ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, मतलब आपके दादा परदादा पता नहीं कहाँ से लेकर चले आ जाते हैं, वही हो जाता है। एंड एज ऑफ द पीपल, ये मेन फैक्टर है। एज मतलब आपके जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाएगी उसी हिसाब से आपका जो अंदर खून बनने मतलब ब्लड की सिंथेसिस होती है, ब्लड बनने की जो
प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी आर्टरीज हो जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी आर्टरीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगी वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जो एज फैक्टर है वो भी हाइपरटेंशन में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन एक ऐसा हाइपरटेंशन या ऐसी हाई ब्लड प्रेशर को डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है, जिसका जो कॉज होता है वो नोन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडोक्राइन डिसऑर्डर। अब इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के मतलब से आप क्या समझ सकते हैं, जिसे एक वर्ड आपने सुना होगा फियोक्रोमोमाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोमाइटोमा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर होता है, मतलब जो आपके एड्रेनल मेडुला पाए जाते हैं। एड्रेनल मेडुला आपके कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला आपने पढ़ा होगा एचएपी में। तो वहाँ पर जब ट्यूमर हो जाता है, जब वहाँ पर ट्यूमर हो जाएगा तो वहाँ पर आपका एड्रेनल या नॉन एड्रेनल की जो सिंथेसिस होती है या वहाँ पर जो उसका सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाएगा। अब जब वो बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको फियर एंड फ्लाइट की, मतलब जैसे आप ये समझिए कि एड्रेनल और नॉन एड्रेनल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके फाइट एंड फ्लाइट के लिए। इसका मतलब क्या है, जब आपको भागने के लिए या आपको कॉन्ट्रैक्शन करवा जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो आपका कहता है फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन को करता है, और जो हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर उसको एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल भी बोलते हैं। अब जब वहाँ से एड्रेनल और नॉन एड्रेनल का अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या आपके बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन आ जाएगी, और जब फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन आ जाएगी तो आपके जो ब्लड फ्लो का रेट होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर आर्टरीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, बस आपके जो ब्लड फ्लो का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड फ्लो का रेट बढ़ जाएगा तो आपके आर्टरीज वाल पे पड़ने वाले प्रेशर भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा। और ये जो हो जाता है एक बार अगर आपको हो गया तो आपको केवल मेडिकेशन लेना है, डाइटरी सोर्स से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और ये होता क्यों, जब आपके एड्रेनल मेडुला में ट्यूमर हो जाता है उसके वजह से आपको नॉन एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन एड्रेनल या नॉन एड्रेनल की सिंथेसिस बढ़ जाती है, वो अच्छे अमाउंट में सिक्रेट होने लगता है, जो क्या करता है कि आपके जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद आप दूसरे कॉजेज पे देखें, बात करें तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। जैसे कि आप जानते हैं कि एल्डोस्टेरोन, तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा रास आएगा, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आएगा, तो वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि जो एल्डोस्टेरोन होता है वो आपके बीपी को एलिवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव होता है। मतलब कहने का क्या है कि जो आपका एल्डोस्टेरोन है अगर उसका अमाउंट एक्सेसिव में हो गया, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में आपके बॉडी में सिंथेसाइज हो गया तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो तुरंत हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द, और ये हमारा जो एल्डोस्टेरोन होता है आपके कहाँ से निकलता है, किडनी के एड्रेनल ग्लैंड से मिलता है, और जब इसका सिक्रेशन मतलब ज़्यादा होने लगता है तो क्या हो जाता है कि आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। ये अभी आप जब रास के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब उसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा कहता है कविंग डिजीज। ठीक है, कविंग डिजीज में होता क्या है कि जो आपका एड्रेनल ग्लैंड होती है वो क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब ज़्यादा अमाउंट में उसका प्रोडक्शन करने लगती है। अब जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो स्टेरॉइड है भाई, अब स्टेरॉइड अगर आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो मतलब ब्लड प्रेशर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये होते हैं कफिंग डिजीज। कफिंग डिजीज में क्या होता है कि एड्रेनल ग्लैंड से आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ओवर स्टिमुलेशन या ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। अदर डिजीज में देख लें तो किडनी डिसऑर्डर, जैसे कि आपका क्या रेनल फेलियर हो जाएगा। अगर रेनल फेलियर हो जाता है तब भी आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा। डायबिटीज़, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनको नियर अबाउट जब वो उनका मतलब कहने का क्या है, कुछ समय के बाद जैसे जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं मेटमॉर्फिन ज़्यादा दवाई खाने लगते हैं। अब जब वो मेटमॉर्फिन ज़्यादा दवाई खाने लगते हैं तो उनका जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसके वजह से उसको धक्का देने के लिए ब्लड को, मतलब आपका जो हार्ट होता है उसको ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। अब जब ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए डायबिटीज पे भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, सेम वही कंडीशन, आपका ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो ब्लड मतलब हार्ट को प्रेशर ज़्यादा देने की आवश्यकता पड़ जाती है और आपके आर्टरीज वाल पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और क्या हो जाता है, आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। ये बात हो गई आपकी हाइपरटेंशन के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला क्या है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। मतलब इसको आप फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बोले या रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म बोले, दोनों बात एक ही है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए क्योंकि यहीं से आपको जितने भी आप ड्रग्स पढ़ेंगे इसी पे पूरे मैकेनिज्म उसके डिपेंड है। तो इस वीडियो को आप इसके बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरे का पूरा देखिएगा।
ठीक है। दी आर्टीरियल बीपी मतलब जो आर्टीरियल वाल पे जो आपका प्रेशर लगता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? कार्डियक आउटपुट पे एंड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे। तो सबसे पहले ये हम समझ लें कि कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है, कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है? जो हार्ट के मसल से आपके जो आउटपुट निकलते हैं, जैसे एवी नोड से आपका करता है, वो क्या कहता है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाता है, तो वहाँ से कितना आउटपुट निकला, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आर्टीरियल बीपी। क्योंकि अगर वहाँ से मतलब स्टिमुलेशन ज़्यादा हुआ, कहने का मतलब क्या है कि वहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ गया, जैसे कार्डियक आउटपुट का अमाउंट जैसे आपका बढ़ गया, जैसे उसका नंबर बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल भी बहुत तेज़ी से धड़केगा, मतलब बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जितनी ही तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी ही तेज़ी से वो ब्लड फ्लो करेगा। अब जितनी ही तेज़ी से ब्लड फ्लो होगा उतनी ही तेज़ी से आपके आर्टेरियल वॉल पे क्या जगह प्रेशर बढ़ेगा, और जितनी तेज़ी से आपके आर्टेरियल वॉल पे प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही तेज़ी से आपका जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई कार्डियक आउटपुट की बात। अब दूसरी बात आती है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ सकते हैं कि विरोध, मतलब विरोध। जैसे ये आपकी आर्टरी है, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, विरोधात्मक लगा दिया, ठीक है, ये आपके पेरिफेरल में आती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर यहाँ पर जैसे देखिए लिपिडेमिक कर दीजिए, आप इसको इस टाइप से कर दीजिए, ठीक है, इस टाइप से अगर आप समझेंगे तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लिपिड जमा हो गया, अब जब यहाँ पर लिपिड, तो इसको ब्लड को फ्लो पहले इतने में जा रहा था, अब ब्लड को केवल इतने में जाना पड़ेगा, ऊपर से एक यहाँ पर अवरोधक भी लगा हुआ है। तो अब क्या करेगा? ब्लड अपना जो प्रेशर होगा उसको बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए, क्योंकि जब जैसे कि हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी आपकी बढ़ जाती है तो प्रेशर भी आपका बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे इसका स्पेस कम होगा, और जो स्पेस कम होगा तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो तेजी से होगा, क्योंकि अमाउंट तो उसको उतना ही जाना कोशिश करेगा। अब जब यहाँ पर देखो इसके आर्टेरियल वाल पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, अब जब इस आर्टेरियल वाल पे प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। तो यही होता है आपका कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अगर आप इसको बुक में पढ़ना चाहेंगे तो आपको लंबी गाथा पढ़नी पड़ेगी, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको यहाँ पे 2 वर्ड में समझा दिया। अब ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्डियक आउटपुट एंड द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही नहीं कि मतलब इन दोनों के गुणात्मक नहीं, इन दोनों के बराबर, मतलब जैसे मतलब बीपी इज इनवर्स इज प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ये होता है। अब बात आती है होमियोस्टेसिस ऑफ द ब्लड प्रेशर, मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है उसको आपको ड्रग लेने की आवश्यकता नहीं होती है, आप उसको डाइटरी माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, या आपकी जो बॉडी है उसको खुद ही होमियोस्टेसिस करके उसको डाउन कर देती है। तो उसके बारे में होता क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। बाय सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि आप सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को जानते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके सामने कोई जानवर आ जाता है जो कि आपके लिए हार्मफुल है, तो आप दौड़ने लगेंगे, तो वहाँ पर दौड़ने के लिए आपके मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपके मांसपेशियों में ब्लड का फ्लो तेजी से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्लड का फ्लो तेजी से होगा तो आपके डिफरेंट ऑर्गन में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो घटेगी नहीं, और जब ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी नहीं तो आपको थकावट नहीं होगी, जिसकी वजह से आप लगातार दौड़ते चले जाएंगे। तो ये हमारे क्या होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात आती है हाई बीपी और लो बीपी में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए आपको तो जानते हैं कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपका क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन कॉज करवाता है। अब एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है बोर रिसेप्टर। ये बोर रिसेप्टर आपके आर्टरीज में प्रेजेंट होता है, और साइनस नर्व, मतलब आपने साइनस नर्व के बारे में पढ़ा होगा कि बोर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द साइनस ऑफ द आर्टरीज, मतलब आर्टरीज के साइनस में प्रेजेंट होता है। अब व्हेन योर बीपी इज लो, जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो जो ये बोर रिसेप्टर होता है वो मेडुला को एक्टिवेट कर देता है। अब जब मेडुला एक्टिवेट हो जाता है तो क्या करता है, वो आपके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, मतलब कहना है उसको जगा देता है। अब जब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपका जग जाएगा तो वहाँ पर आपका एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन या एड्रिनल या नॉन एड्रेनल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, रिलीज होने लगेगा, और जब ये रिलीज होने लगेगा जो आपका कार्डियक आउटपुट है और पीवीआर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट अभी आपको बताया कि ब्लड प्रेशर इज ए प्रोपोर्शनल टू द पीवीआर, मतलब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड द कार्डियक आउटपुट। अब वही कंडीशन बोर रिसेप्टर का जो होता है वो हमारे मतलब हाई बीपी जब हो जाता है तो कैसे रेगुलेट करता है, जब आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आपके जो आर्टरीज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब क्या करेगा, वो बोर रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा। अब जब वो बोर रिसेप्टर मतलब यहाँ पे दोनों काम करता है, मतलब वो क्या करता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट भी करेगा और उसको डीएक्टिवेट भी
भी करेगा। अब जब उसने बोर रिसेप्टर को सिग्नल दे दिया कि भाई ब्लड प्रेशर इसका ज़्यादा हो रहा है, तो क्या कर देगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होगी, इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ पर आपकी जो एड्रेनल है और नॉन एड्रेनल है उसकी जो सिंथेसिस हो रही है उसको रोक देगा। अब जब उसकी रोक देगा तो क्या हो जाएगा कि लीडिंग टू द रिस्टोरेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। अब क्या कर देगा, जो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको रिस्टोर कर देगा, मतलब नॉर्मल लेवल पे लाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपका अगर आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो बोर रिसेप्टर क्या कर देगा, आपके मेडुला को संदेश भेज देगा और मेडुला क्या करेगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा, जहां से आपकी एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन दोनों आपकी वहां पे सिंथेसिस मतलब स्टिमुलेट मतलब उसका सिक्रेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपका बीपी हाई हो जाता है तो आपका जो बोर रिसेप्टर है वो क्या कर देगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को मतलब क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के सिंथेसिस या एक्सक्रीशन हो रहा है उसमें ब्लॉकेज मार देगा, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गई बात आपकी होमियोस्टेसिस ऑफ द ब्लड प्रेशर, जिसमें आपने लो बीपी एंड हाई बीपी में बोर रिसेप्टर के बारे में जान लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपका बहुत ही मेन टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसको आपने एचएपी में भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो रेनिन होता है आपका क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि आपके किडनी से वहाँ से फ्लो अप होता है। एंजियोटेंसिन आपका एक प्रोटीन होता है जो कि आपको लीवर से वहाँ से उसका सिक्रेशन होता है। एल्डोस्टेरोन आपका एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, आपके जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट। तो यहाँ पर आप जान लिए कि आपके रेनिन क्या होता है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन आपका एक प्रोटीन होता है, एल्डोस्टेरोन आपका हार्मोन होता है। अब इसका वर्क देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ लिया। तो आप देखिए यहाँ पे अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन डॉट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये आप जान लिए। अब एंजियोटेंसिन जिसमें क्या, जिसको हम सीरम ग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं, जो क्या लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। वो क्या होता है, जब वो आपके बॉडी में सिक्रेट आता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये रेनिन एंजाइम क्या होता है, किडनी के द्वारा आपका क्या होता है, सिक्रेट किया जाता है। अब जब ये रेनिन और ये एंजियोटेंसिन आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एंजियोटेंसिन बनाते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाते हैं। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि इसको ACE के नाम से भी जानते हैं, वो लंग से निकलता है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो आपको एंजियोटेंसिन सेकेंड बनाता है। और जो ये एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है वो पावरफुल वैसोकॉन्ट्रिक्टर होता है। और जब ये वैसोकॉन्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज वाल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ब्लड फ्लो हो जाएगा वो तेज़ी से होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो आपका ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ACE इनहिबिटर दे देंगे, मतलब ये जो एंजाइम है ये एंजाइम पैदा ही ना हो, मतलब इसका एक्सक्रीशन हो ही ना, ऐसी मेडिकेशन दे दे तो बाकी की जो आगे की प्रोसेस है वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही होता है जब भी हम आगे पढ़ेंगे, जब ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तो यही मैकेनिज्म वहाँ पर आएगा कि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है उसको रोकने के लिए, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बन पाएगा। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड से आपका एंजियोटेंसिन थर्ड भी बन जाएगा, यहाँ पे आप थर्ड कर लीजिए। अब ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब जो आपकी किडनी में पाया जाता है उसको स्टिमुलेट कर देंगे। अब जब आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो जाएगा तो वहाँ पर जो एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, उसका सिक्रेशन होने लगेगा, जो क्या करेगा, जितने भी वहाँ पे सॉल्ट होंगे और वाटर होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब वहाँ पे वाटर या सॉल्ट की कमी हो जाएगी तो आपका ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका आर्टरी वाल पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा बनने लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो वो फ्लो करेगा। अब जितना ज़्यादा जिसका अमाउंट होता है वो उतना जल्दी ही ब्लड फ्लो करेगा, क्योंकि आपको पूरा चक्कर लगाना है, आपको ब्लड का आपका पूरी बॉडी का चक्कर लगाना है। अब जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो आपकी जो ब्लड प्रेशर हो जाएगी वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है हाइपरटेंशन का। अब इसके बाद जो आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे ये ड्रग्स, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा आपका चार्ट बना के रखा हुआ है, बस नेक्स्ट डे में इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है ये भी है, पहले आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में पढ़ेंगे, और एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चीज़ है एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रली एक्टिव सिंपैथोलाइटिक ड्रग, उसके बाद यहाँ पर आप एंजियोटेंसिन सेकंड
रिसेप्टर एंटागोनिस्ट तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद एडेनार्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जैसे जो हमारे नर्वस सिस्टम से होता है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमको पढ़ना क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर पढ़ना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ना है, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर पढ़ना है, डाययूरेटिक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कंट्रोलिंग ये आपको ये भी पढ़ सकते हैं, इसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो बस इतनी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। जब वीडियो आएगा तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच फुल वीडियो।